अंतरिक्ष में हासिल की गई ऐतिहासिक सफलताओं से लेकर जमीन पर टूटते आर्थिक रिकॉर्ड और कूटनीति के मोर्चे पर जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, सच कहूं तो ये साल प्रगति की एक ऐसी लहर लेकर आया है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज के ये सारे अभूतपूर्व घटनाक्रम न सिर्फ हमें हैरान कर रहे हैं, बल्कि भविष्य की एक बिल्कुल नई दिशा भी तय कर रहे हैं। चलिए अब इन चीजों में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं प्रमुख करंट अफेयर्स यानी 2026 के मुख्य अपडेट्स। विज्ञान और अंतरिक्ष के मोर्चे पर इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसके होप एक्सपेरिमेंट और चेस्ट पेलोड के डेटा से यह साबित हो गया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह कोई आम मिट्टी नहीं है। जी हां, ये लूनार रेगोलिथ है, जिसके अंदर एक अजीब सी केक जैसी संरचना मौजूद है ना कमाल की बात। इसी शानदार अचीवमेंट के लिए इस मिशन को 2026 के प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से भी नवाजा गया है। और सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं, जमीन पर भी वैज्ञानिक कमाल कर रहे हैं। भारत के ICAR और CRRI के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म POC1 तैयार कर लिया है। खेती किसानी के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब प्राइवेट स्पेस सेक्टर की बात करें तो वो भी किसी से पीछे नहीं है। गैलेक्सी ने एलन मस्क की कंपनी SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है मिशन दृष्टि। और इसके ठीक बाद पिक्सल और सर्वम AI ने मिलकर भारत के पहले ऑर्बिटल डेटा सेंटर पाथफाइंडर का ऐलान कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि अब डेटा प्रोसेसिंग सीधे अंतरिक्ष में ही हो सकेगी। कंप्यूटिंग की दुनिया में देखें तो IIT पटना में बेहद शक्तिशाली परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हुआ है। इन बड़ी तकनीकी बातों से थोड़ा जमीनी स्तर पर आएं तो दिल्ली सरकार ने बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए 52 नाम का एक बड़ा ही शानदार इकोलॉजिकल एजुकेशन प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। अब जरा इस बड़े से नंबर पर गौर करिए, 86,588 करोड़ रुपए। जी हां, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो भारी भरकम रकम है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को डिविडेंड यानी सरप्लस के तौर पर ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक जबरदस्त बूस्टर डोज की तरह है। और ये रकम तो बस एक ट्रेलर है। मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में RBI सेंट्रल बोर्ड की 623वीं बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए, जैसे कि कंटिजेंट रिस्क बफर यानी CRB को 6.5% पर ही रखा गया है, जो करीब 19,000 करोड़ रुपए बनता है। एक और दिलचस्प बात, बाजार से 2,000 रुपए के लगभग 98.47% नोट वापस आ चुके हैं। इसके अलावा बैंकिंग में क्वांटम तकनीक को समझने के लिए अनिल प्रभाकर की अध्यक्षता में एक QCEF नाम की कमेटी बनाई गई है। इन नीतियों का असर भी दिख रहा है। सिडबी ने अपने 37वें स्थापना दिवस पर MSME सेक्टर के लिए सिडबी मैकफिन नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। वहीं फेडरल बैंक ने एलियास जॉर्ज को अपना पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त कर लिया है और जिगजैग टेक्नोलॉजी को PPI जारी करने की हरी झंडी मिल गई है। इन सबके बीच इंडिया पोस्ट ने तो कमाल ही कर दिया। अपने 170 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा यानी 15,373 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज करके एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्यों के स्तर पर भी काफी हलचल है। असम सरकार ने विधानसभा में UCC बिल पेश कर दिया है। इसके पास होते ही असम, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन जाएगा। रोजगार के मोर्चे पर देखें तो मनरेगा का रूप अब बदल रहा है। 1 जुलाई से विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण यानी BBG रामजी स्कीम लागू होगी और इसमें रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। ऊर्जा क्षेत्र में भी एक शानदार पहल हुई है। लद्दाख की पुगा घाटी में 14,000 फीट की ऊंचाई पर ONGC के सहयोग से भारत के पहले 1 मेगावाट वाले जियोथर्मल पावर प्लांट को मंजूरी मिल गई है। सुरक्षा के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। ऑपरेशन नवजीवन के तहत झारखंड के रांची में 27 माओवादियों ने पुलिस और CRPF की कोबरा बटालियन के सामने सरेंडर किया है। राज्यों की इन अहम गतिविधियों में कुछ और नाम भी जुड़ते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग में किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध कराने के लिए 5वें फार्मर्स मार्केट का आयोजन हुआ। दूसरी तरफ गुजरात सरकार ने तकनीक का एक बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मेटा के साथ करार किया है ताकि वहां के नागरिकों को सीधे उनके WhatsApp पर सरकारी सेवाएं मिल सके। और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो NCB के चीफ अनुराग गर्ग के कार्यकाल को साल 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि एक निरंतरता बनी रहे। घरेलू खबरों के बाद जरा इंटरनेशनल अफेयर्स पर नजर डालते हैं। नई दिल्ली में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की मेजबानी में 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई, जिसने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती दी है।
तेल आयात के मामले में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। वेनेजुएला अब रूस और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया है। व्यापार कूटनीति में भारत ने जेनेवा में एक द्विपक्षीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके इथियोपिया को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में शामिल करने का समर्थन किया है। साथ ही वर्ल्ड बैंक की स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026 रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत को दुनिया के सबसे बड़े नए कार्बन बाजारों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ये पर्यावरण और इकोनॉमी दोनों लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है। इन वैश्विक सफलताओं के बीच सम्मान की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल 131 हस्तियों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इस लिस्ट में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। एक नाम जो विशेष रूप से ध्यान खींचता है वो है जर्मनी के प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच का, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। यह साफ दिखाता है कि हमारी संस्कृति का असर दुनिया भर में कितनी गहराई तक फैल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह सम्मान सिर्फ कला तक सीमित नहीं है। फ्रांस के 79th कांस फिल्म फेस्टिवल में फ्योर्ड नाम की फिल्म ने प्रतिष्ठित पाल्म डियोर खिताब अपने नाम किया, जबकि नेपाल की फिल्म द एलिफेंट इन द फॉग ने शानदार जूरी अवार्ड जीता है। एक और बेहद गर्व की बात यह है कि भारतीय सेना की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारा डंका बज रहा है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और प्रो मनिंद्र अग्रवाल को यूनाइटेड किंगडम की बहुत ही प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। चलिए अब बात करते हैं खेल के मैदानों की, जहां रिकॉर्ड्स टूटने का सिलसिला जारी है। रांची में हुए फेडरेशन कप 2026 के पोल वॉल्ट इवेंट में देव मीणा और कुलदीप कुमार दोनों ने 5.45 मीटर की छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें देव मीणा ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं 100 मीटर की रेस में गुरिंदर वीर सिंह ने सिर्फ 10.09 सेकंड का समय निकालकर नया नेशनल रिकॉर्ड कायम किया और गोल्ड अपने नाम किया। इसके अलावा जापान में हुई अल्ट्रा रनर चैंपियनशिप में भारत ने अपना दम दिखाते हुए 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ कुल 5 मेडल जीते और पूरी मेडल टैली में टॉप किया। उधर 25 मई 2026 को पूरी दुनिया ने 1924 ओलंपिक की 100वीं सालगिरह के मौके पर बी एक्टिव थीम के साथ विश्व फुटबॉल दिवस मनाया और मोटर स्पोर्ट्स की तेज रफ्तार दुनिया में मर्सिडीज के युवा ड्राइवर किमी एंटोनेली ने 2026 की कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। खेलों की इस तेज गति की तरह हमारे रक्षा क्षेत्र में भी काम बहुत तेजी से हो रहा है। भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक्स और रखरखाव को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए Q-Force नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया है। नौसेना की ताकत की बात करें तो चौथी और आखिरी सर्वे वेसल संशोधक अब नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। इसके साथ ही चेन्नई में पनडुब्बी रोधी शैलो वाटरक्राफ्ट अंजदीप और विशाखापट्टनम में स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को भी कमीशन कर लिया गया है। रक्षा उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी में एक नए प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, जो आने वाले समय के लिए एक बहुत अहम कदम है। इन सारी तकनीकी और रणनीतिक चर्चाओं के बीच हम साहित्य को कैसे भूल सकते हैं? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने PN पणिकर के जीवन पर आधारित किताब द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया का विमोचन किया। वहीं जानी मानी लेखिका सुधा मूर्ति जी की नई किताब टाइम्स ऑफ टाइम भी पाठकों के बीच आ चुकी है। और एक बहुत बड़ी खबर साहित्य की दुनिया से ये है कि अरुंधति रॉय की किताब मदर मैरी कम्स टू मी ने अमेरिका का बहुत ही प्रतिष्ठित नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीत लिया है। तो इन सभी अपडेट्स को एक साथ देखने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। 2026 की ये अकल्पनीय रफ्तार दिखाती है कि एक राष्ट्र के रूप में और वैश्विक स्तर पर हम लगातार अपनी ही सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर अर्थव्यवस्था के शिखरों तक बदलाव की लहर वाकई हैरान करने वाली है। सोचने वाली बात यह है कि अगर अभी प्रगति की ये रफ्तार है तो आने वाले सालों में भारत और पूरी दुनिया का नक्शा कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।